नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सच्चान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि करंट अफेयर में पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन सारे देख लिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी टॉपिक आएंगे, वो सब एक्सप्लेनेशन से आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखो, पहला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट जो आई है स्वच्छता के ऊपर। तो यहाँ से क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा इतना थोड़ी ना पढ़ना है अपने को। ठीक, चलिए। तो 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए। इंपॉर्टेंट है, किसने घोषित किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्योंकि किसने उद्घाटन किया, किसने रिपोर्ट जारी की, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो याद रखना है द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति है क्या। तो 4477 शहरों का आकलन किया गया है इसमें, जिसमें से 61 छावनी, इंपॉर्टेंट यही है, 61 छावनी और 88 गंगा किनारे शहरों शामिल किए गए हैं। मतलब इसमें जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, इसमें 61 छावनियों को शामिल किया गया है और 88 गंगा किनारे बसे शहरों को शामिल किया गया है। और ये इस बार का 8वां संस्करण है। ठीक, समझ गए। अब इसमें है क्या क्या, ये देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें यह है कि लगातार 7वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और इस बार प्रथम रैंक में 2 शहर हैं। एक इंदौर है जो कि ऑलरेडी 7वीं बार बनता आ रहा है, और एक है सूरत, गुजरात का। याद रखना है, इस बार रैंकिंग क्या है कि पहले नंबर पे इंदौर भी है और संयुक्त रूप से सूरत भी है। इसी वजह से जो रिपोर्ट आई है, आप रिपोर्ट देखो, इस बार पहले नंबर पे इंदौर है और संयुक्त रूप से पहले ही नंबर पे सूरत है। इस बार दूसरे नंबर का है ही नहीं काम। ठीक है, डायरेक्ट तीसरे शुरू है। तीसरा क्या है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र। बस 3 याद करने हैं ऊपर के, ज़्यादा अपने को याद भी नहीं करने हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, लेकिन 3 ही इंपॉर्टेंट है। शीर्ष 5 शहर 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में पहले नंबर पे कौन है? तो महाराष्ट्र का सालवड़ शहर है ये। ठीक, लेकिन हालांकि स्वच्छ शहर ही पूछा जाता है, इंदौर, सूरत और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। ये इस बार इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष 5 गंगानगर, मतलब जो गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं, वो कौन से हैं? तो पहले नंबर पे वाराणसी उत्तर प्रदेश का है, दूसरे नंबर पे प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, और तीसरे नंबर पे बिजनौर है। और बिजनौर से ही गंगा नदी प्रवेश करती है, तो बिजनौर है। ठीक, ऊपर के 3 याद रख लेने हैं, वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। और इस बार जैसे कि 61 छावनी शामिल की गई हैं, तो उसी संदर्भ में मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी इंपॉर्टेंट है कि महू छावनी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल अच्छे से याद करना है, महू छावनी। इसको स्वच्छ छावनी के रूप में घोषित किया गया है, पहले नंबर पे है स्वच्छ छावनी के रूप में। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ठीक, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी वाले 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर नोएडा शामिल है। अभी आप कहोगे वाराणसी और प्रयागराज क्या है? तो गंगा किनारे बसे शहरों की लिस्ट में वो हैं, और ऐसी स्वच्छ 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में स्वच्छता में पहले नंबर पे नोएडा है। ठीक, बाकी गाजियाबाद 38, अरवली और 40 ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि अपने को याद भी तो रहना चाहिए, कितना याद कर लेंगे। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यह है कि चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है, या किस केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को। ठीक, चलिए आगे। हाँ, आपको दिख रहा होगा, जी बिल्कुल दिख रहा है। क्या है? कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में, इंपॉर्टेंट है ये, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग किसे मिली है? 5 स्टार रेटिंग नोएडा को। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में भी पहले नंबर पे नोएडा है, और कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग में भी पहले नंबर पे नोएडा है। ठीक, इस बार क्या हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2023 में आई है, इसमें एक गीत शामिल किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन का गीत। इस गीत के शीर्षक क्या है? नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इंपॉर्टेंट है गीत, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। ठीक, ये गीत अच्छे से याद करना है। गाया किसने है? तो कैलाश खेर ने। ठीक, कैलाश खेर सिंगर है, बहुत ही जाने माने सिंगर है। ठीक, चलिए आगे। अगला है पीएम जनमन। पीएम जनमन योजना है।
यह है क्या? तो एक लाइन आप लोग इसमें बिल्कुल अच्छे से याद रखो कि संवेदनशील जो जनजाति है, क्या है? संवेदनशील जनजाति, संवेदनशील जनजाति, इनके उद्धार के लिए योजना चली है। असंवेदनशील जनजाति का मतलब है कि जिन्हें सड़क, बिजली, पानी ये सब अभी उपलब्ध नहीं हुआ है कायदे से, तो वही संवेदनशील है। ठीक है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी आबादी 10.45 करोड़ है। 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में निवास करने वाले 75 समूहों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों मतलब पीवीटीजी, ठीक, ये याद रख लेना है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जहां भी पीवीटीजी आ जाए मतलब समझ लेना ऐसी जनजाति है जो बहुत ही संवेदनशील है। ठीक, कैसे संवेदनशील है? कि भैया सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से ये पिछड़ा है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से शिक्षा नहीं है वहां पे, इस वजह से पिछड़ा है, इसी वजह से संवेदनशील बोल दिया गया है। ठीक, उसके बाद है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 23-24 में विशेष रूप से संवेदनशील इन जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए, इंपॉर्टेंट है, 15,000 करोड़ रुपए राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी। इस मिशन के तहत पीवीटीजी परिवारों को सुरक्षित आवास मतलब जो भी संवेदनशील जनजातियां हैं उनके परिवारों को सुरक्षित आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार, संपर्क, आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए बजट कितना है? 15,000 करोड़ रुपए। ठीक, अब देखो 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की, मतलब पीएम जनमन की शुरुआत की। ठीक, या तो पीएम जनमन आ जाएगा, इसको फुल रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। कहाँ से शुरू किया? खूंटी जिले से। खूंटी जिला कहाँ पे है? झारखंड में। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूहों का विकास करना है जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। भाई अगर योजनाओं से ना छूटते तो वो संवेदनशील होते ही नहीं। ठीक है, तो उनका विकास करना है, मेन लक्ष्य ये रखा गया है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए 2023-24 से वर्ष 25-26 तक 24,104 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। याद रखना है, वो 23-24 में घोषणा की थी 15,000 करोड़ रुपए, लेकिन 23-24 से 25-26 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 24,104 करोड़ रुपए। 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र, पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, जलपूर्ति आदि केंद्रित होगा। इन्हीं को पहले समाप्त किया जाएगा। इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय होगा। ठीक है, एक मंत्रालय भी बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट, इस मिशन से देश के 220 जिलों की 22,500 से अधिक बस्तियों में निवास 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस मिशन से देश के 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पीवीटीजी मतलब जो संवेदनशील जनजाति है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जागरूकता बढ़ाने और पीवीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। ओवरऑल बात क्या है कि जो बजट आया है वो याद रखना है, और पीएम जनमन योजना का पूरा नाम, कहाँ से चली, किस लिए चली, क्या क्या इससे होगा, बस इतनी चीज़ें, ज़्यादा अपने को इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना, अब ये योजना क्या है? उर्वरक, भारत जो है उर्वरक या फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस, फॉस्फेटिक, पोटास, खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यह उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। मतलब आयातक में, उर्वरक में उत्पादन दूसरे नंबर पे भारत है और आयातक में भी दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक, उर्वरक आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना की।
नई स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है। ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि नमो ड्रोन दीदी योजना है क्या, तो ये महिलाओं को इसमें ड्रोन दिया जाएगा। उस ड्रोन से महिलाएं क्या करेंगी, अपने खेतों में उर्वरक का प्रयोग कर सकेंगी। बस इतनी सी बात है मोटी मोटी, ठीक है। उसी को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। वैकल्पिक उर्वरकों के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहित प्रदान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप तरल नैनो उर्वरक का विकास संभव हुआ है, ठीक है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे तरल उर्वरकों के विकास ने खेतों में उर्वरकों के छिड़काव की एक कुशल प्रणाली विकास की आवश्यकताओं भी उत्पन्न कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई है। किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ है। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है, जिसके समय की बचत होगी। अब ये तो बोरवेल केवल समझने वाली चीज है, लेकिन फैक्ट क्या है देखो। 29 नवंबर 23 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी। इस परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। होगा क्या इसमें, 24-25 से 25-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए इसमें निर्धारित किए गए हैं खर्च करने का लक्ष्य। एक जितने लक्ष्य हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इस योजना में इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्र सरकार 15,000 महिलाओं को चयनित करेगा जो स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से दीदी योजना नाम रखी गई है। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ड्रोन का उपयोग किसान द्वारा खेतों में नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा। मतलब किसान है वो ड्रोन उड़ाकर ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो उर्वरक कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। तो पहले वो ड्रोन सीखेंगे उड़ाना। कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्ष में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, पहले 500 आएंगे, फिर 14,500 आएंगे। एक ड्रोन एवं उसके सहायता उपकरणों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए होती है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत लगभग 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। ठीक है, कुल मिला के किसानों के लिए कुछ फायदा नहीं है इसमें। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में से एक एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अच्छा, मतलब पहले ड्रोन पायलट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे उड़ाना है, फिर उसके बाद वो उड़ाकर कीटनाशक खेतों में डाल सकेंगे। जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन सहायता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। उसके बाद अब अगला पॉइंट है हम लोगों का, 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे। इंपॉर्टेंट है ये। अब चुनाव हुए थे 5 राज्यों में। पहले तो कौन कौन से राज्य हैं वो देख लो, ठीक है ना। अपने को धारा वारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लो, एक स्क्रीनशॉट लेके। लेकिन जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। हालांकि पीडीएफ जितना भी करंट होता है उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ आराम से पढ़ सकते हो विस्तार से। यहाँ पे मैं केवल इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। देखो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए विधानसभा के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, ये 5 राज्य बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, ठीक। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्योंकि पीसीएस प्रीलिम्स में सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट पूछे जाते हैं, तो फैक्ट ही याद करने हैं अपने को। तो पहले छत्तीसगढ़ का देख ले, ठीक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए तो हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहले सीटें कितनी हैं, 90। इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 90 सीटें हैं, जिसमें से 10 अनुसूचित जनजातियों जातियों एससीज, 29 एसटी के लिए आरक्षित है। दो चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की गई थी, ठीक, छोड़ दो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाई
चिरई को शुभंकर घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शुभंकर किसे घोषित किया गया है? शुभंकर, तो चुनई चिरई को। ठीक, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, चुनई चिरई। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में विजेता कौन है? तो भैया बीजेपी विजेता बनी है कांग्रेस को हराकर। ठीक, 19 महिलाएं इस बार निर्वाचित हुई हैं, ये भी याद रखना, 19 महिलाएं इस बार निर्वाचित हुई हैं। छत्तीसगढ़ में सीटें कितनी हैं? 90। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बना है? विष्णुदेव साय। इंपॉर्टेंट है, विष्णुदेव साय। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो पहली बार ये है कि जो विष्णुदेव साय बने हैं ये चौथे मुख्यमंत्री हैं व्यक्तियों के रूप में। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले क्रम के हैं, याद रखना है। पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है विष्णुदेव राय छत्तीसगढ़ में। ठीक, अरुण साव और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम। ठीक, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन है? रमन सिंह बने हैं, और वो क्या रह चुके हैं? तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक, चलिए आगे। आगे ग्राफ है, याद करना हो आप याद कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में बीजेपी, इंटरनेशनल कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये तीन ही दल है यहाँ पे। ठीक है, तो बीजेपी हाल ही में बनी है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अब, छत्तीसगढ़ हो चुका, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब मध्य प्रदेश देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश में है कि भैया सीटें कितनी हैं? 230। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें थी, यहाँ 230 है। 35 सीट एससी के लिए, 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में भी किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की। मध्य प्रदेश में भी कौन है? बीजेपी है। 27 महिलाएं विधायक निर्वाचित की गई हैं। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, याद रखना है, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान थे। और उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं मोहन यादव। ठीक, और इंपॉर्टेंट कि जगदीप देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, तो उनको क्या बनाया गया है? विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में पार्टियां कौन कौन सी हैं? तो आप देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी। ठीक, खैर मध्य प्रदेश के बाद अब देख लेते हैं फटाफट से मिजोरम। मिजोरम में क्या है कि मिजोरम में पहले तो सीटें कितनी हैं? 40। ठीक, 39 सीटें अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित है। यहाँ एससी नहीं है, ठीक है ना, केवल और केवल एसटी के लिए आरक्षित है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखो यहाँ पे ना बीजेपी बनी है ना कांग्रेस बनी है, यहाँ पे एक अलग पार्टी है। क्या है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी को बहुमत प्राप्त किया है, मतलब जेपीएम पार्टी। ठीक है, अब जेपीएम पार्टी से जो मुख्यमंत्री बने हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री से वहां से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। कौन बने हैं? तो लाल दुहोमा। लाल दुहोमा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। और लाल दुहोमा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लाल दुहोमा के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो ये मुख्यमंत्री तो है, लेकिन ये पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। लाल दुहोमा मिजोरम के 6वें मुख्यमंत्री बने हैं, पहले तो व्यक्तियों के क्रम में 6वें, और ये एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक, और याद रखना है शेरछिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनकी सुरक्षा में ये तैनात रह चुके थे, याद रखना है, सुरक्षा में तैनात रह चुके थे। भाई आईपीएस है तो तैनात होंगे ही। 1984 में क्या हुआ? कांग्रेस के प्रत्याशी तौर पे मिजोरम में लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे पहली बार। अब दल बदल विरोधी कानून जो 10वीं अनुसूची में है, उसके तहत 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद भी थे। कौन? लाल दुहोमा। ठीक, इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। और राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में पहले तो कुछ सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं। 34 सीट एससी और 25 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक,
200 सीट है जैसे, तो 199 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव कराए गए थे। ठीक, और इसमें इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 20 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। ठीक, अब किसकी पार्टी बनी है, तो बीजेपी की पार्टी बनी है, सिंपल। ठीक है ना, 20 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा, याद रखना है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है। दिया कुमारी प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की ग्रहण किया है। मतलब दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री बने हैं, और मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा है। ठीक है, और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। ठीक है, दलों के नाम आप देख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खासकर। ठीक, यहाँ पे दल ज़्यादा है। अंतिम देख लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। 19 सीटें एससी और 12 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक, और तेलंगाना में सरकार किसकी बनी है, तो कांग्रेस की बनी है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। ठीक है, और जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है रेवंत रेड्डी, याद रखना है, रेवंत रेड्डी। और ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं, अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ठीक, और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मल्लू भट्टी विक्रमार्क, और विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं, कौन से, गोडंगल, गोडंगल। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र है गोडंगल, वहीं से निर्वाचित हुए हैं रेवंत रेड्डी। ठीक, तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, अपने को याद केवल इतना याद रखना है, कौन मुख्यमंत्री बना है, वहाँ की सीटें कितनी हैं, हो सकता है सीटों का क्रम पूछ ले, एक तरफ दे दे 5 विधानसभा क्षेत्र और एक तरफ सीटें दे देगा, है ना, मिलान करने को आ जाते हैं जैसे क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है अपने को, ये परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक, फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं कौन सा मुद्दा है, आगे है अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय है, तो वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत भारत की संसद जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केवल सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी। अनुच्छेद 370 के कारण ही भारतीय संविधान में अधिकांश अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते। मतलब 370 जो लागू हुआ था उसके तहत संविधान के जो ज़्यादातर अनुच्छेद थे, जो बाकी अनुच्छेद थे ज़्यादातर, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। 35A 370 पर ही उपजा है। ठीक है, 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। अपने को जो याद करने वाली चीज़ें हैं वहाँ यहाँ पे है। ठीक, बाकी आप PDF में पढ़ सकते हो। हुआ ये 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया। मतलब जो निर्णय लिया गया था 370 को और 35A को हटाया जाए और जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा दिया जाए, दोहरी नागरिकता खत्म की जाए, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, वैध मान लिया है। मतलब अभी तक वैध नहीं माना था। ठीक है ना, ये याद रखना है, अभी तक केवल बात चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ ये वैध है। संविधान पीठ में क्या है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि अध्यक्ष हैं, CJI हैं, उनके तहत जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध था। यह अनुच्छेद एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मतलब जब यह किया गया था, 370 लागू किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, तो एक संक्रमणकालीन था। मतलब उस समय की ऐसी स्थिति थी कि हम पूरा नहीं ले सकते थे, इस वजह से उस समय ऐसा कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में इसको वैध ठहराते हुए धारिता की कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का पूरा अधिकार था। ठीक है, मतलब 2019 में जो हटाया गया था जम्मू कश्मीर का मुद्दा 370 हटाया गया था, तो वो राष्ट्रपति को हटाने का पूरा अधिकार था। ये निर्णय अब आया है। ठीक, तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2019 की बातें अगर याद है तो बस वही रिवीजन है। 370 के तहत ही कई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकते थे। इस हेतु संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। छोड़ दो, इंपॉर्टेंट यहां है। ठीक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। मतलब ये दो अधिनियम 2023 में ही पारित हुए हैं। तो जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 क्या है, इसके बारे में जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। इस विधेयक का जो उद्देश्य है, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन करना। मतलब 2004 में जो विधेयक आया था, अधिनियम आया था जम्मू कश्मीर के उद्देश्य से, उसकी धारा 2 में संशोधन करना है। विदित हो कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नौकरियों तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, आरक्षण दे दिया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। पारित विधेयक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित वर्ग सामाजिक जाति शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो 2004 में किया गया था कि भाई कमजोर और वंचित वर्ग है, सामाजिक जाति है, उसको अब क्या किया जाएगा, अब किया जाएगा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा। मतलब नाम बदला जाएगा, सिंपल सी बात है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023, अब ये क्या है, इसमें जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसमें पॉइंट है कि पारित विधेयक वर्ष 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करना। क्या है, कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला सदस्य होंगी। इसके अतिरिक्त इसमें ये इंपॉर्टेंट है एक चीज कि जो सीटें हैं, सीटों की संख्या हो सकता है पूछ ली जाए, तो सीटों की संख्या याद रखनी है कि पहले जो जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल सीटें संख्या थी 107 थी, उससे बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक, इस सदस्यों में 7 सीटें एससी की हैं और 9 सीटें एसटी की है, आरक्षित है। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखो एससी कम है, एसटी ज्यादा है। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें 83 से बढ़कर 90 करने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से 43 सीटें जम्मू कश्मीर और 47 सीटें कश्मीर की जम्मू की होंगी और कश्मीर की होंगी अलग अलग। ठीक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं, और जब भी पाकिस्तान से हम लोग वापस लेंगे अपना, तो वहां पर 24 सीटें जोड़ दी जाएंगी बहुत जल्द। ठीक, चलो खैर आगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 क्या है, तो 12 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित हुआ 2023 में, और 18 दिसंबर को राज्यसभा ने पारित किया। और इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन प्रस्तावित है। इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद प्रभावित होंगे। मतलब जो जनगणना होगी उसमें जैसे आपने सुना होगा कि जो विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, निर्वाचित सीटों के आधार पर होता है, जो कि वर्तमान में 1971 वाली जनसंख्या लागू है, जनगणना लागू है। 2026 अब लागू होगी बाद में, तो खैर आगे जो बढ़ेगा तो आगे हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट उतना ही था, जो भी संशोधन हुआ है वो याद रख लेना। उसके बाद है मेरा युवा भारत। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि युवाओं को देखते हुए टॉपिक ही टॉपिक आ रहे हैं, रोजगार तो नहीं आ रहे हैं सिंपल, तो टॉपिक आ रहे हैं, टॉपिक ही पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 75वीं वर्षगांठ को लेकर 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। 75 से 25 मतलब जो 100 वर्ष तक जो भी स्वतंत्रता होंगी, कार्यक्रम होंगे, उनको अमृतकाल कहा गया है। इस निर्णायक पड़ाव पर भारत के युवाओं को देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
क्योंकि देश 2047 सॉरी 2047 तक अमृत भारत का निर्णय करने की एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। विजन 2047 को साकार करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉरी ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं, ग्रामीण शहरी जो युवाओं को एकल मंच पर ला सके। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक नए ऑटोमस ऑटोनोमस ऑटोनोमस बॉडी मतलब स्वायत्त शासी निकाय नामक क्या है कि मेरा युवा भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है। अब है क्या देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। भाई 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो उसके अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ, और सरदार पटेल का जन्म दिवस भी होता है 31 अक्टूबर, याद रख लेना, ठीक। तो कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। स्टार्टिंग कहां से हुई, मैंने यही याद रखना है। मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इस मंच के माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकेंगे और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। उसके बाद है मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा अनुरूप 15 से 29 वर्ष आयु के युवाओं को लाभान्वित करेगा। मतलब जो युवा वर्ग है 15 से 29 वर्ष 15 से 29 वर्ष के युवाओं को लाभान्वित करेगा। लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु ही होंगे। 10 से 19 वर्ष के जो आयु वर्ग है वही होंगे। मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है। फिजिटल का तात्पर्य क्या है, मतलब फिजिटल प्लस डिजिटल से है, जिसमें भौतिक गतिविधि के साथ ही डिजिटल रूप से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करेंगे, मतलब शामिल होंगे। मतलब कुल मिला के यही है कि मेरा युवा भारत अगर फिजिकल फिट है तो उसको टेक्निकल फिट भी होना पड़ेगा। बस ये युवाओं का मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का सक्रिय संचालन बनाने में मदद करेगा। ठीक है। आजादी के अमृत महोत्सव का समापन, ये क्या है? तो आजादी के अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने के उत्सव मनाने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक पहल थी। जन भागीदारी की भावना इस महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इतना याद रखना, जनजातीय गौरव दिवस का 15 नवंबर को। इसी अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस, कई बार आ चुका एग्जाम में, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। किसकी याद में? तो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो याद रख लेनी है। स्मरणीय तथ्य क्या है कि 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन भी हो गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। ठीक, याद रखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के शासन मंत्रालय विभागों की आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार भी प्रदान किए। अब पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे हरियाणा है, तीसरे नंबर पे हरियाणा और राजस्थान है, इनको अवार्ड मिले हैं। ठीक,
क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव या मेरा माटी मेरा देश, पहले नंबर पर राज्य कौन सा है? गुजरात है। पहले नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ देख, मेरी माटी मेरा देश ये क्या है? मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। इस अभियान का आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। यह अभियान उन वीरों एवं वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि रूप में आयोजित किया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस अभियान की टैगलाइन मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। इंपॉर्टेंट, मेरी माटी मेरा देश की टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। नई विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना के निर्माण में के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरण करने में प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली का विकास किया गया है। RRTS राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है। यह एक समर्पित उच्च गति उच्च क्षमता से युक्त आरामदायक यात्री परिवहन सेवा है। यह देश में एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। कुल मिलाकर ये इस वजह से ट्रेन चली है कि आरामदायक ट्रेन है। पैसा ज़्यादा लगेगा तो सिंपल सी बात है, आराम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, मतलब ऐसी ट्रेन नहीं है कि आप इसमें बैठ के पेपर देने जाओगे पेट के तरीके। लंबी दूरी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित किया गया है ये। इंपॉर्टेंट, RRTC की गति मेट्रो रेल से लगभग 3 गुना अधिक होती है। इस मेट्रो रेल की तुलना में कम ठहराव होते हैं, मतलब स्टॉपेज कम होते हैं इसमें। सिंपल सी बात है भाई, अगर पैसा दे रहे हो डायरेक्ट आप उसी जगह पे उतरोगे ना, यहाँ से चलोगे तो यहीं पे उतरोगे, बीच में फालतू क्यों रुकोगे? मेमू थोड़ी ना है। ठीक, चलो खैर आगे देख लेते हैं। जो फैक्ट है इसमें, फैक्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTC गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया है। ये तो यूपी स्पेशल है, बिल्कुल अच्छे से याद रखो। इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया है। पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या है? नमो भारत ट्रेन, अच्छे से याद रखना। साहिबाबाद से हुदाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ ही भारत में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का शुभारंभ भी हो गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTC गलियारे की कुल लंबाई कितनी है? 82.15 किलोमीटर है। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में तय की जा सकती है। केवल ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, पढ़ने वाली चीज़ें हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपसे पूछ ले स्टेटमेंट में, तो हो सकता है स्टेटमेंट पे आ जाए तो आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें। इसको रटना नहीं है कि बस 10 दिन इसी को रट रहे हैं। एक बार पढ़ो, निकलो, ऑप्शन में आएगा, खुद ही दिमाग वहाँ पे काम कर जाएगा। RRTC के संचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट अगला, गांगेय डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। कब किया गया है? 6 अक्टूबर 2023 को। ये डेट याद रखनी, बस काम बन गया आपका। क्या है? गांगेय डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है। गांगेय डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। 3 मीठे पानी की डॉल्फिनों में यांगत्जे नदी चीन में पाई जाती है, उसमें बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भुलन डॉल्फिन और अमेजन नदी में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन का नाम उल्लेखनीय है। 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीन वाली को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। डॉल्फिन प्रायः समुद्री जल में ही पाई जाती है, लेकिन उपयुक्त वर्णित चारों प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल
नदियों एवं झीलों में ही पाई जाती है। मतलब डॉल्फिन जो है समुद्र में पाई जाती है, महासागर में पाई जाती है, लेकिन जो ये चीन की है, सिंधु नदी में है, अमेजन नदी में है, ये खासकर नदियों में पाई जाती है, तालाबों में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन को प्रायः टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर ऑफ द गंगा। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। खास बात यह है कि स्तनधारी अंधे होते हैं, लेकिन अपनी उत्कृष्टता इकोलोकेशन ध्वनि उत्सर्जित करना और परावर्तित ध्वनि को सुनकर वस्तुओं या शिकार को पता लगाना क्षमताओं के कारण उत्कृष्ट शिकारी भी होते हैं। स्पष्ट है कि ये जीव अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते हैं। इंपॉर्टेंट, ये गांगे डॉल्फिन केवल मीठे पानी में, जैसे कि बताया, कहाँ कहाँ पर, जैसे कि बताया, अंधे होते हैं ये स्तनधारी। पहले बात तो ये स्तनधारी प्राणी है, ठीक है ना, और ये क्या है, अंधे होते हैं। और ये पराश्रविक ध्वनि या अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रविक ध्वनि को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं, जैसे चमगादड़। ठीक, तो वैसे ये भी करते हैं और अपने शिकार को या सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पहचान करते हैं। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन्य जीव द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई थी। इसके पूर्व सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचना दी थी। 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। राज्य का जलीय पशु डॉल्फिन को किसने घोषित किया था? असम सरकार ने। 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी के डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का आ गया। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है। इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली क्या है? चितला। देसी मांगुर बिहार की राज्य मछली है। मांगुर मछली बिहार की राज्य मछली है। IUCN के लाल सूची रेड लिस्ट में गांगे डॉल्फिन को संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत इन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है। ठीक, घोल मछली इंपॉर्टेंट। घोल मछली गुजरात की राज्य मछली है। गुजरात की राज्य मछली किसे घोषित किया गया है? हाल ही में घोल मछली को। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डायकैंथस है। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे रंग वाली यह मछली गुजरात के आंवला महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात के अलावा, सॉरी आंवला बोल रहा हूँ, गुजरात के अलावा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, क्या लिखा है? गुजरात। देखो सिंपल यहाँ पे क्या याद रखना है, गुजरात की राज्य मछली कैसे घोषित किया गया है? घोल मछली को। घोल मछली कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। भाई सिंपल सी बात है, गुजरात में पाई जाएगी तभी तो राज्य मछली घोषित है, और महाराष्ट्र में पाई जाती है। दो जगह प्रमुख रूप से पाई जाती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है, गोल्ड फिश। ठीक है, घोल मछली को गोल्ड फिश भी कहा जाता है। उसके बाद गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवास संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है। डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में है, भागलपुर बिहार में। ठीक, भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2020 को, ये याद रख लेना। ठीक, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, अब ये क्या चीज है इसको देख लेते हैं। भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक हैं, जो मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फार्मुलरी और भारत की भेषज संहिता में प्रचलित आयुर्वेद फार्मूलेशन के आधार पर चिकित्सा करते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे जो स्मरणीय है वो देख लेते हैं।
नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है, तो इसने क्या किया है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को लॉन्च किया है। इस पहल को आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत चिकित्सकों को आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब जो भी डॉक्टर्स होंगे, आधुनिक डॉक्टर्स होंगे, उनको आयुर्वेदिक चीज़ों को सिखाया जाएगा और आयुर्वेद के संदर्भ में वो चीज़ें आगे बढ़ा सकेंगे। अग्नि, देखो अग्नि नामक एक पहल की उद्देश्य है। अग्नि, यहाँ पे ये मत याद कर लेना अग्नि भाई कोई मिसाइल होगी नौसेना की, है ना। अग्नि मिसाइल नहीं है। क्या है यह पहल? आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यासों और रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके अनुभवों की जानकारी को साझा करने का एक मंच प्रदान करेगी। कौन? अग्नि। यह पहल, अग्नि पहल, आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने में संस्कृति को बढ़ावा देगी। कुल मिला के अग्नि पहल किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है बस। भारतीय भेषज संहिता आयोग, पीडीजी का सदस्य, ये क्या है? जो स्मरणीय तथ्य है वो हम लोग पढ़ेंगे केवल, जो इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपियल वार्ता समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में हुआ। यह अमेरिका, यूरोप एवं जापान के बाहर आयोजित पीडीजी की प्रथम बैठक है। याद रखना, पीडीजी की पहली बैठक है ये। कहाँ पे? हैदराबाद में। इस बैठक को भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने इस समूह के एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। पीडीजी में आईपीसी के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय भेषज संहिता की दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, या उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कैसी वृद्धि होगी? यह आईपीसी को एक प्रगतिशील भेषज संहिता आयोग के रूप में स्थापित करेगा, जो वैश्विक मानकों के रूप में अनुरूप दवाओं के गुणवत्ता मानकों को डिजाइन करता है। इन मानकों के अनुप्रयोग से घरेलू एवं वैश्विक बाजारों के लिए विश्व स्तरीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद तैयार हो सकेंगे। ठीक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास, ये इंपॉर्टेंट है। सरक्का मरक्का, समक समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ? तेलंगाना में। पहले तो याद रखो तेलंगाना में। अब भाई क्या देख लेते हैं। कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कौन? समक्का सरक्का जठारा। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है ये। कौन सा? समक्का सरक्का जठारा। इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह कोया जनजाति, कोया जनजाति कहाँ पाई जाती? तेलंगाना में। द्विवार्षिक मेला है जो तेलंगाना के मुलुगु जिले के तडवाई मंडल स्थित मेदाराम गांव में आयोजित किया जाता है। मुलुगु जिले में, मुलुगु जिले आएगा आगे। यह मेला देवी समक्का एवं सरलक्का या सरक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है। 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया गया था। क्या? समक्का और सरक्का के नेतृत्व में एक जनजातीय विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सूखा हो गया था उस दौरान जब काकतीय वंश थे, और जो टैक्स लगाया जा रहा था तो उसके विरोध में समक्का और सरक्का ने विरोध किया। तो इस अवसर पर राज्य उत्सव घोषित किया गया है। समरक्का सरक्का जठारा का तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया है। काकतीय वंश से संबंधित है ये, ठीक है ना, आंदोलनकारी है कुल मिला के ये। 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की। 2009 में संशोधन किया जाएगा। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 था उसमें संशोधन किया जाएगा 2023 वाला। इसके तहत एक पॉइंट बस याद रखना है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? तेलंगाना के मुलुगु जिले में। बस इंपॉर्टेंट यही है। ठीक, ट्रेवल फॉर लाइफ, क्या है एक पॉइंट देख लेते हैं। मिशन लाइफ
ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। लाइफ शब्द का तात्पर्य है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसमें जो हमारे लायक इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, बाकी तो आप पढ़ ही लोगे। जो स्मरणीय तथ्य वो देखते हैं। 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन यूनेप की भागीदारी में प्रारंभ किया गया है। ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति, मतलब कुल मिला के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल ऑफ लाइफ योजना चलाई गई है। कुल मिला के यही है। अब इसमें है क्या, ट्रैवल ऑफ लाइफ के अंतर्गत 8 केंद्रीय विषय चिन्हित किए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊर्जा की बचत, जल की बचत, एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार, अपशिष्ट को कम करना, स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण, स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, जो कि वहाँ के लोकल प्रोडक्ट है, लोकल फूड है, उनका सेवन, ताकि वहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी सुधरे, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, ये सभी 8 लक्ष्य रखे गए हैं। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया, जैसे स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल ऑफ लाइफ। स्वच्छता के लिए ट्रैवल ऑफ लाइफ एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है, जिसे देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता इसी के तहत देख लेते हैं। तो हुआ ये है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे गांव को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, मतलब गांव में पर्यटन है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है। पुरस्कार के तहत इसके तहत 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया है। 5 गांवों को स्वर्ण, 10 गांवों को रजत और 20 गांवों को कांस्य पदक मिला है। अब क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है दावर, कहाँ का गांव है, जम्मू कश्मीर का, और स्वर्ण है ये, ठीक है ना, याद रखना है। गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल में पहले नंबर पे कौन है, दावर गांव है। बांदीपुरा का है, जम्मू कश्मीर का है। दूसरे नंबर पे तारमोली है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का है। बस 2 ही याद रखने हैं। रजत श्रेणी में पुरस्कृत गांव में उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम शामिल है, याद रखना है, कुरौना उत्तर प्रदेश का रजत। हो सकता है यूपी स्पेशल में पूछ ले कि रजत मतलब सिल्वर मेडल मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को कुरैना ग्राम के लिए, ठीक। चलो अगला देखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फटाफट से कवर करते हैं। एकात्मक की मूर्ति आदि शंकराचार्य, जिन्हें आदि शंकराचार्य, आदि शंकर के नाम से भी जाना जाता है, और 8वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है। भारतीय विद्वान है, वैदिक विद्वान है। केरल में इनका जन्म होता है। प्रच्छन्न बौद्ध भी इन्हें कहा जाता है। अद्वैत के समर्थक थे, अर्थात व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मा के सिद्धांत को मानते थे। इनका जन्म जैसे कि केरल में हुआ, कालडीग्राम में, ठीक। इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ 4 मठ स्थापित किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, पूछा जाता है कि जो श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पे है, तो संतोपत के नीचे है। बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत है, ठीक है। तो आ जाता है जैसे क्वेश्चन कि आदि शंकराचार्य द्वारा इनमें से कौन सा मठ नहीं है, तो बद्रीनाथ की जगह केदारनाथ आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य और वेदांत स्कूल पर एक मौलिक पाठ्य उनकी उत्कृष्ट कृतियों में से शामिल है। कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मतलब जो उस समय शिवराज सिंह चौहान थे, आज तो मोहन यादव हैं, तो शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मक की मूर्ति का अनावरण किया, स्टैचू ऑफ वननेस। इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया ओंकारेश्वर में, ठीक है क्या। तो आदि शंकराचार्य की ये मूर्ति है। अब ये मूर्ति की इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो याद रखना है आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, इसकी ऊंचाई याद रखनी है 108 फीट है। मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है, मानधाता ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। शंकर चलने की मुद्रा, मतलब वॉकिंग पोजीशन पे
ये लागू की गई है, वॉकिंग पोजीशन पे बनाई गई है ये, ठीक। और जो बनी कैसे है, तो इसमें जो ब्रॉन्ज है मतलब कांस्य है, मिश्र धातु 88% तांबा है, 8% टिन है, 4% शीशा से निर्मित किया गया कांस्य की मूर्ति है, सिंपल से याद रखना है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर स्थित 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिकी हुई है, ठीक है। 500 वर्षों से भी अधिक समय तक टिकी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में स्थापित अन्य प्रमुख मूर्तियां जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार पटेल की है। तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिलनाडु में है। गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में है, गोमतेश्वर प्रतिमा है ना, जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा इसको। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में है। भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु में है। और मुरुदेश्वरम की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक में है, ठीक। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड अमेरिका में बी आर अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहा गया है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किससे संबंधित है? बी आर अम्बेडकर की है। भारत के बाहर स्थित बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये याद करना है। यह प्रतिमा हैदराबाद स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्रतिकृति है, ठीक। इस प्रतिमा में शिल्पकार राम वी सुतार, कौन है? राम वी सुतार है। उसके बाद राम वी सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है, इसका भी डिजाइन तैयार किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक। बस ये कुछ मूर्तियों के फैक्ट याद करने हैं बस। उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। हल्दी वास्तविक नाम करक्यूमा लोंगा, जिंजीबेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पादप है। यह एक सदाबहार और औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। हल्दी का मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। करक्यूमिनॉइड हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय यौगिक है। ये जैव यौगिक प्रतिऑक्सीकारक एवं कैंसर रोधी गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। हल्दी के वैसे भी उपयोग सभी को पता ही है ज्यादातर। इसमें जो याद करने वाली चीज है वो क्या है? 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी एवं हल्दी उत्पादों के विकास एवं संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के निम्न प्रमुख कार्य होंगे, जैसे हल्दी बोर्ड के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता बढ़ाना और हल्दी की खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना, मतलब हल्दी के उपयोग को लोगों को बताना कि कैसे ये औषधीय रूप में हमारे लिए उपयोगी है, ठीक। हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा, ठीक है। नए उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का विकास करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के केंद्रित गतिविधि के माध्यम से 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मतलब एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम हल्दी का प्रोडक्शन $1 बिलियन तक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक वीडियो समझ में आ गया होगा। एक चीज और, चीजें बहुत हैं तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिए और उसको एक बार पढ़िए। यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वहाँ पढ़िए, कवर हो जाएगा आपका, ठीक। धीरे धीरे कवर करेंगे तभी हो पाएगा, इकट्ठे कवर करने को कभी नहीं होता है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।